ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम पहला चैप्टर हिंदी का स्टार्ट कर रहे हैं। सामान्य हिंदी जो आपका आता है लगभग हर एग्ज़ाम में, आजकल जो एग्ज़ाम है चाहे वो यूपीएसआई का हो या फिर आप पीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीईटी के लिए कर रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम में आना ही आना है डेफिनेट। यहाँ से ये पूरा टॉपिक रहता है, टॉपिक से मतलब पूरा सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के अंदर ये वाला जो टॉपिक है ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। जैसे हमने मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट किया, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये पहला चैप्टर होता है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक को हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख रखा है कि स्टार्टिंग की चीज़ों में आपको बेस इसका समझ में आ जाएगा, किस तरह के प्रश्न आज की इस क्लास से आप समझ जाएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। तो इसकी 3 से 4 क्लासेस बननी चाहिए, लेकिन हर क्लास में एक बेहतर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हिंदी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी का ये पहला चैप्टर है। कोशिश करेंगे कि सप्ते में 3 दिन, और वो भी शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। इसकी जो क्लास रहेगी, हिंदी की जो क्लास रहेगी, उसकी भी टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी। फ़िलहाल तो आपको 7 बजे पर डे मिलेगी, 7 बजे रोज़ाना इसकी क्लास मिल जाएगी। और मॉर्निंग में 7 बजे, 6 बजे आपको मैथमेटिक्स मिल रहा है, हिंदी आपको 7 बजे मिलेगी। ठीक है, और अगर यही शेड्यूल रहता है, ठीक है, जब भी लाइव स्टार्ट करेंगे तो फिर इसके शेड्यूल थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और जिस समय रीजनिंग स्टार्ट करेंगे अभी, तो 3 दिन हिंदी के बाद जिस टाइम पे आपको हिंदी मिलेगी उसी टाइम पे रीजनिंग के टाइम में रीजनिंग मिलेगी। जब हिंदी मिलेगी तो रीजनिंग नहीं मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी तो हिंदी नहीं मिलेगी। ठीक है, दोनों में से वो अल्टरनेट चलेंगे, जबकि मैथमेटिक्स आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, बाई चांस कभी हो जाए एक अलग बात है, अदरवाइज कंटिन्यूस मैथमेटिक्स चलता रहेगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी पड़ती है। हालांकि जो बच्चे पीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अगर उनका मैथमेटिक्स अच्छा है तब तो मैं कहूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भी सुना जा रहा है कि वैकेंसी इसकी शायद अगस्त तक वैकेंसी आ भी सकती हैं, कुछ ऐसा सरकार का प्लान है। ठीक है, तो अगर वैकेंसी आती हैं तो उसके लिए आप पहले से तैयार आपको रहना पड़ेगा। मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो आप मैथ पे भी ध्यान दीजिए, इसके अलावा भी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसमें केवल मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा होने से, एक्सीलेंट 100% वाला होने से भी काम नहीं चलता। मैथमेटिक्स एक बार को एवरेज भी रह जाए, लेकिन आपका बहुत अच्छा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका रीजनिंग होना चाहिए और हिंदी होना चाहिए। सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो हिंदी और रीजनिंग होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बोले मैथमेटिक्स, मैथ का एक ऐसा हुआ बिठाल रखा होता है, मैथ के चक्कर में रह जाते हैं, मैथ के चक्कर में लगे रहते हैं और मैथ में भी 20 में से 12-14 प्रश्न से ज़्यादा वो कर नहीं पाते। कई बार ऐसा देखा गया है। और अगर उतनी मेहनत, जितनी मेहनत मैथ में आपने कर ली, अगर उतनी ही मेहनत आप हिंदी और रीजनिंग दोनों में लगा दें तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि अब तक जो पिछले 2-3 साल में जो मेरिट रही है और जो पेपर का पैटर्न आया है, उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आप चाहें तो केवल और केवल हिंदी और रीजनिंग से ही सिलेक्शन ले सकते थे, केवल हिंदी रीजनिंग से 100 के आसपास। और बल्कि जेल पुलिस की अगर बात करें तो 100 से प्लस रीजनिंग और हिंदी के प्रश्न रहे थे, और जबकि उसकी जो मेरिट थी वो 100 तक पहुंची भी नहीं थी, 100 से नीचे रही थी। तो आप केवल 2 सब्जेक्ट के बल पे सिलेक्शन ले सकते थे। ठीक है, ऐसा हुआ है पिछले 3 साल से जितनी वैकेंसी आई है, जो उसका कंटेंट रहा है देने का, या जो मतलब पाठ्यक्रम रहा है, सिलेबस रहा है, तो उस हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूँ। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका हिंदी और रीजनिंग दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके अगर नंबर कटते हैं तो समझ लीजिए कि आप पीछे जा रहे हैं। तो सिलेक्शन आप तब ले पाएंगे जब आप हिंदी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए कई क्लासेस ऐसी भी रहेंगी, जैसे संधि विच्छेद पढ़ाया, जैसे तत्सम तद्भव पढ़ाया, पर्यायवाची के बारे में बताया, या बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आधे घंटे की क्लास में से पक्का है कि 2 प्रश्न आएंगे। कई बार ऐसा होगा, लेकिन जो पहला चैप्टर है, क्योंकि हम शुरुआत हिंदी भाषा से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं, इस चैप्टर में से ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास में 30 मिनट की हर क्लास से एक सवाल आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चैप्टर आपको हिंदी की स्टार्टिंग के लिए बहुत बेहतर चैप्टर है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। जब हम इसको वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला की भी 2 क्लास रहेंगी, उम्मीद है मुझे कि दोनों क्लास से एक सवाल बहुत आराम से आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे हम संज्ञा पढ़ेंगे, पर डे की बात कर रहा हूँ। अगर एक दिन हम संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा से एक सवाल आएगा, विशेषण पढ़ेंगे तो एक विशेषण से आएगा, हर टॉपिक से एक सवाल पूछा जाएगा, हर टॉपिक से पूछा जाएगा। यहाँ पर ये जो क्लास है सब चीज़ों से पहले, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, स्टार्टिंग है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये वाली।
और यहाँ से देखिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को रखा है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं साथ में पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ आपके लिए। देखिए भाषा की परिभाषा क्या है, उसको हमने अपने शब्दों में यहाँ पर लिख रखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जो होता है जीवन में, अपने जीवन में जो भी करता है, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक यहाँ पर ही उसका सब कुछ रहता है। और इन सब कामों को करने के लिए वो अपने नेम फेम जितनी भी करता है, उसका जो व्यवहार होता है, जो अपना कोई व्यापार कर रहा है, वो कहीं भी जा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, किसी भी जगह जाता है, किसी भी काम को करता है, तो उन सब के लिए उसको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बातों का आदान प्रदान करे, अपने विचारों का आदान प्रदान करे। भाई आपको अपनी बात किसी से कहनी है, दूसरे व्यक्ति की बात सुननी है, तो यही तो आदान प्रदान हुआ और इसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा क्या है? हमारी जो अभिव्यक्ति है, हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं। हमने आपसे कहा, आपने हमसे कहा, हमने आपसे बोला, आपने मुझे बोला, या मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे जवाब दिया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसी को हम कहते हैं विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, मेरी बात मैंने आपके सामने रखी, आपकी बात आपने मेरे सामने रखी, और ये सब हम कब कर पाते हैं? ये हम भाषा के माध्यम से कर पाते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से। अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो ये कि मैं आपको कोई बात वर्बली बोलूं, मतलब मौखिक बोलूं, तो एक तो भाषा हो गई आपकी, मतलब एक तो हम आपको मौखिक बोल सकते हैं किसी बात के लिए। एक ये होता है कि हमें जो बात कहनी है उस बात को हम आपको लिखित में दे दें, ठीक है, और आप भी मुझे उसका लिखित में जवाब दे दें, तो ये भी एक तरह की भाषा हुई। और एक तीसरे तरह की और भाषा होती है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ये समझ लिया हो यहाँ तक कि मेन चीज़ जो है इस पूरी स्लाइड में वो है कि विचारों का आदान प्रदान करना जो होता है वही भाषा होती है। और भाषा जो होती है वो तीन तरह की होती है, इसके तीन भेद होते हैं। भाषा के रूप पहले देख लीजिए। हाँ, वही रूप या भेद एक ही बात है। भाषा के कितने भेद होते हैं? तो इसका जवाब रहेगा कि इसके दो रूप या दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक लिखित इन दोनों की बात तो हमने कर ली। जरा देखें इसके अलावा भी कुछ होता है क्या। देखिए कह रहा है कि इसके अलावा भी एक अन्य भाषा का रूप होता है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये सांकेतिक भाषा कौन सी है? एक तो हमने बोला या फिर हमने लिख करके बोला, ठीक है। एक ये होता है हम जनरली बोलते हैं, जैसे एक बस में आप जा रहे हैं, बस में कंडक्टर ने बोला भैया कोई भी गाड़ी से खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना, अपने सामान का खुद रक्षा करना। वो बोल देता है कि देखिए सब लोग ठीक से बैठ जाइए, आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी, ऐसा बोल दिया। एक ये कि हर खिड़की पे शीशे पे वो लिखवा देता है कि आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी, खिड़की से हाथ बाहर ना निकालें। वो एक अलग बात है कि 2-4 महीने बाद खिड़की से हाथ जो होता है बाहर निकालने के लिए आदेश होता है, क्योंकि ना मिटा दिया जाता है। आपने देखा होगा लिखा होता है ना, खिड़की से हाथ बाहर ना निकालें। तो कई लोग उत्पाती टाइप के बच्चे क्या करते हैं कि वो ना को मिटा देते हैं, तो हो जाता है कि खिड़की से बाहर निकालें, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, आपने क्या पढ़ा पता नहीं, लेकिन वास्तव में लिखा होता है बाहर ना निकालें, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ऐसा लिखा रहता है। तो एक आपको देखिए जवाब देना था, बस में धूम्रपान ना करें। एक बार कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो कंडक्टर बोल भी सकता है, ड्राइवर बोल भी सकता है भैया सिगरेट नहीं पीना है इसमें। और दूसरा जो मैसेज होता है वो वहाँ पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हो गई, मतलब लिखित और मौखिक दोनों ही रूप से हम किसी, ये तो एक बस का एग्जाम्पल हुआ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हमेशा हम लिखित और मौखिक इन दोनों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, इसमें देखिए एक अन्य भाषा जिसकी बात हम अभी करेंगे, डिटेल में करेंगे, सांकेतिक भाषा की। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है और ये भारत की राजभाषा है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न यही पूछा जा चुका है, हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। इस तरह के एग्जाम्पल दिए होते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी किताब को उठा लीजिए, अगर आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को उठाएंगे तो ऐसी कोई भी किताब नहीं बनी होगी जिसमें ये प्रश्न ना हो, ठीक है। तो संवैधानिक अगर हम देखें, संविधान में देखें तो संविधान में क्या है, राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है।
कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में हमने नहीं अपनाई है। हमने उस भाषा को जो अपनाया है, हिंदी को अपनाया है, तो किसके रूप में अपनाया है? राजभाषा के रूप में। इस चैप्टर के लास्ट में हम थोड़े क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है, फटाफट कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो वहाँ पर ऐसा प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा देखने के लिए, हर हालत में ऐसा एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि भाषा जो होती है वो दो तरह की होती है, लिखित और मौखिक। अच्छा, एक तीसरे टाइप की जो भाषा की बात हुई थी वो कौन सी भाषा है? चलिए पहले पीछे रख लेते हैं इसको, इसी पे समझ लो। तीसरे टाइप की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब क्या होता है? सांकेतिक भाषा क्या होती है? क्या? हाँ, इशारा करना। आपने सुना होगा, जैसे न्यूज़ जब आप सुन रहे होते हैं तो न्यूज़ दो तीन तरह से, आप कभी हिंदी में सुन रहे होते हैं, कभी इंग्लिश में सुन रहे होते हैं, और कभी एक टाइम ऐसा किसी चैनल पे आपने देखा होगा जिसपे वो बोलता नहीं है, मतलब बोलने के साथ साथ इशारे करता है। तो ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग कानों से सुन नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? इशारे करके भी बताया जाता है, ठीक है। तो इशारा करना जो होता है, जैसे सपोज कीजिए किसी ने पूछा भाई ये खाने में, कोई भी आप खाना खा रहे हैं, कोई लजीज भोजन है, मतलब आपको लग रहा है बहुत ही स्वादिष्ट है, तो आपसे पूछा जाता है भाई कैसा बना है, तो आप इस तरह से इशारा कर देते हैं। आप कहते हैं बस ये बोला आपने, इसका मतलब बहुत मस्त, बेहतरीन। तो ये एक आपका एक्सप्रेशन हो गया, आपने ये भी आपने कह दिया। आपने नहीं बोला कि बहुत अच्छा बना, बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया, आपने नहीं बोला, लेकिन आपका जो इशारा था उसने सब कुछ कह दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये भी एक तरह का इशारा हो गया, सांकेतिक भाषा हो गई। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कोई कहीं जा रहा है, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमने क्या किया? ऐसे इशारा किया, भाई कहाँ जा रहे हो, क्या चल रहा है, तो इस तरह का, मतलब हम बोलते नहीं है, सिर्फ इशारा करते हैं, इस तरह से इशारा किया, कहाँ जा रहे हो, ये मतलब हो जाता है। कभी आपने देखा होगा गेट नॉक करता है कोई व्यक्ति, बाहर आके खड़ा होकर के वो सिर्फ ये नहीं कहता कि भाई साहब कृपया गेट खोलिए, मैं कोई भी व्यक्ति हूँ, मतलब नाम लेकर के अपना बोलेगा कि मैं ये खड़ा हुआ हूँ, आप कृपया गेट खोलिए, ऐसे नहीं बोलता। ना ही लिखित में एक पर्चा नीचे से भेजता है, वो क्या करता है? गेट पे आएगा और नॉक करता है, गेट को नॉक करता है। तो ये भी एक तरह की सांकेतिक भाषा है, ठीक है ना। आप बस में आप बैठे हुए हैं या आप बाइक से जा रहे हैं, पीछे से बस आती है, तो बस का ड्राइवर क्या आपसे कहता है भाई साहब अलग हट जाइए, साइड दे दीजिए वरना ठोक देंगे हम? नहीं कहता, वो सिर्फ हॉर्न बजाता है। वो भी आपकी एक सांकेतिक भाषा हो गई। आपको संकेत ही तो मिल रहा है, आप समझ गए ना, आपको संकेत मिला कि यहां से हट जाइए, साइड देनी पड़ेगी, पीछे कोई सवारी आ रही है, क्या वो आपको नोटिस देता है लिख करके एक कि लो भाई साहब अलग हट जाओ वरना समझ लेना हम ठोक देंगे, फिर मत कहना? तो ऐसा नहीं होता है, समझ लेना इस बात के लिए। तो सांकेतिक भाषा जो होती है वो इस तरह की होती है। आप समझ जाइए कि जहाँ पर लिखना और बोलना ना पड़े, हम किसी और माध्यम से हम समझ जाते हैं कि यहाँ से हमें हटना है, यहाँ ये सायरन है, ये देख करके, जैसे आप कहीं लाल बत्ती है, नीली बत्ती, कोई नहीं कहता, आप सिर्फ देख करके, वो भी आपको एक संकेत ही मिल रहा है कि हरी बत्ती हो गई, अब आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो ट्रैफिक लाइट, बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं जो हम अपने घर में हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। तो या हम अपनी जो जीवन है, हमारा व्यवहारिक जीवन जो है, उसमें हम हमेशा इन चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्यों आप उन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि अच्छा हाँ, वास्तव में सांकेतिक भाषा हम बहुत बार यूज़ करते हैं, दिन भर आप करते रहते हैं किसी न किसी बात पे। आप होटल में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, आपके जग में पानी नहीं है, तो आप जग को 2-3 बार या ग्लास को 2-3 बार आप पटक देते हैं, मतलब बुरी तरह से नहीं, थोड़ा सा नोक करते हैं मेज को, इस तरह से कर देते हैं, तो वेटर क्या करता है? आपको जल्दी से पानी लेके आ जाता है, वो आपका इशारा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ऐसे ही पानी के लिए भी इशारा होता है, आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, पानी के लिए, ग्लव्स के लिए, हर चीज़ का एक इशारा होता है, क्योंकि पिच पे खड़ा हुआ जो प्लेयर है वो तेज़ी से नहीं चिल्लाएगा वहाँ पर, ना ही नोटिस लिख के देगा भाई जाओ ज़रा बताओ उनको, तो वो क्या करता है? सिर्फ इशारा करता है और उसके पास वही चीज़ आ जाती है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम इसको सांकेतिक भाषा में समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो शब्द आगे जो चीज़ें दे रखी हैं, ज़रा इसको भी समझना है कि जो हिंदी शब्द है वो किस तरह से बना है, मतलब इसका नाम की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। बाकी आप इन सब चीज़ों को पढ़ करके समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बोल देता हूँ तो और अच्छे से हो सकता है समझ में आ जाए। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। किससे माना जाता है? सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी को कहते हैं और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया। हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया।
मतलब हिंद जो है वो पूरे भारत को ही कहा जाने लगा। ये ऐसा नहीं है कि एक बहुत जल्दी ऐसा हो गया, एक लंबे समय से धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती गई, जिस तरह से जितना उनको जानकारी होती गई, और ये धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को हम हिंद नाम से भी जानने लगे। इसी में ईरानी का ईक प्रत्यय, देखिए ये प्रत्यय और उपसर्ग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और इतना भी ऐसा कोई नहीं होगा क्लास में, मुझे उम्मीद है कि जिसको ये चीज़ें समझ में ना आए। ईक प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगा होता है, किसी भी शब्द के अंत में होता है, तो ईक प्रत्यय लगाने से हिंद से हिंदीक बना, हिंदीक। और हिंदीक का मतलब था हिंद का। हिंदीक जो शब्द है इसका मतलब था हिंद का, यानी यूनानी शब्द। और देखिए इसके बाद यूनानी शब्द इंडिका या लैटिन शब्द इंडिया या फिर अंग्रेजी में इंडिया, ये हिंदी के ही दूसरे नाम है, मतलब ये लगभग सब एक ही चीज़ है, ठीक है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कई बार जैसा जेल पुलिस में कई डीप क्वेश्चन आ गए थे, वो इस तरह के चैप्टर्स के या फिर रचनाओं वाले चैप्टर के, हिंदी साहित्य से रिलेटिव कुछ ऐसे डीप प्रश्न थे, उस वजह से मैंने इस लाइन को भी यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है कि हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का, कौन से शब्द का, हिंदी का, इस शब्द का जो प्रयोग था वो सरफुद्दीन यज़दी के जफ़रनामा, एक इनकी कृति थी जफ़रनामा, तो जफ़रनामा जो कि 1424 ईस्वी में लिखी थी, इसमें इस शब्द का मिला था, इस शब्द को लिखा गया था। जबकि आजकल देखिए इस समय अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी किताब को लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है भारत के बारे में, तो वो भारत या इंडिया, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इस तरह के शब्द लिखेगा, वो हिंदी का नहीं लिखेगा। इस समय का कोई नहीं लिखता है, इस समय इंडिया लिखेगा, हिंदुस्तान लिखेगा, भारतवर्ष लिखेगा, यही शब्द लिखेगा। तो यहाँ पर जो जफ़रनामा में हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था, ये बात आज से लगभग 600 साल पहले की हो रही है, लगभग 600 साल पहले ये लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग था। अब देखिए यहाँ पूरे इस स्लाइड में एक लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, और कई बार रैंकिंग के अकॉर्डिंग प्रश्न बन भी जाता है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। हिंदी जो है तीसरे नंबर पर आती है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ये तीसरी भाषा होती है हिंदी, ठीक है। देखिए प्रश्न और बनेंगे, हम पहली भाषा को भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर में, सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे मन में। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस तरह से हुआ, और इस पे और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ जो अब आपके सामने स्लाइड आई है, इस स्लाइड से कम 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जो बन सकते हैं, 5 से 6 प्रश्न, किसी एक एग्जाम में नहीं, मतलब इस स्लाइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी जो है वो विश्व, मतलब वर्ल्ड में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए इसमें लगभग शब्द यहाँ पर शामिल कर दिया गया है, तो लिखा गया है कि हिंदी भाषा जो है वो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, जबकि कुछ किताबों में इसको और भी एग्जैक्ट करके लिखा गया था, 2794 था, कितना 2796, कुछ किताबों में ऐसा भी मिला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तो नहीं कहा जा सकता, तो लगभग 3000 मान लीजिए, ठीक है। मुझे भी उम्मीद है कि कभी वो 2796 इस तरह का एक्यूरेट नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कुछ टॉपिक ही ऐसा है कि लगभग पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं या एग्जैक्ट कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इनका लिखित में कोई ऐसी लिस्ट नहीं होती। तो ये आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है कि ये कहा जाए कि 2796 बोली जाती हैं। पता नहीं कौन से देश में कौन सी एक भाषा और डेवलप हो गई हो, हम तो भारत के एक प्रदेश, बड़े से प्रदेश में एक छोटी सी जगह पर रह रहे हैं, तो हमें क्या पता कहाँ कितना क्या चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर कितने चेंजेस आ गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम कौन सी एक लैंग्वेज है जिसको भाषा का दर्जा अच्छे से दे दिया गया है, राष्ट्रीय लेवल पे किसी ने दे रखा हो, तो ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। उसका लिखित प्रमाण जो है इतनी जल्दी हमें नहीं मिल पाएगा, तो कभी ऐसा प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा। अगर हाँ ये प्रश्न बनेगा, लेकिन कब बनेगा, लगभग कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं, तो इसमें 3000 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ एक बात और है, अगर 3000 आंसर ना दिया हो तो 3000 का सबसे करीबी आंसर होगा,
ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ये मत सोचना कि सर ने कहा था कि ऑथेंटिक बुक तो 2796 भी नहीं है और 3000 भी लगभग है, इसमें तो 2900 दे रखा है। तो लगभग का मतलब यही होता है, आप लगभग 3000 के आसपास का जो आंसर हो, सबसे करीब वाला आंसर, एक मान लीजिए 4000 दिया है, एक 2000 दिया है, 1100 दिया है, एक 2900 दे रखा है, 2800 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, उस आंसर को जो कि 3000 के सबसे करीब में है लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो दूसरी लाइन है, इस वाली लाइन से प्रश्न कई बार बना है। अगर आप पिछला यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, अगर वो उठा करके आप देखें तो एक पेपर था 2015-16 में, एक एग्ज़ाम हुआ था 2016 अप्रैल 2016 में। उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि आकृति के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। आकृति के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो आपको यहाँ पूरी लाइन याद रखनी पड़ेगी, रूप या आकृति के आधार पर, क्योंकि उसने वो रूप करके भी पूछ सकता है कि रूप के आधार पर किस प्रकार की भाषा है, वो आकृति के आधार पर किस प्रकार की भाषा है, और आंसर भी वियोगात्मक या फिर विश्लिष्ट, दोनों में से ही कोई भी दे सकता है। तो लेकिन दोनों नहीं देगा, दोनों नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता ए नंबर पे वियोगात्मक दे दिया, बी नंबर पे विश्लिष्ट दे दिया, ऐसा नहीं है। तो जो पेपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट में जब आया था, तो उस समय भी विश्लिष्ट इसमें आंसर दे रखा था। बाकी और 3 आंसर होंगे, कोई भी गलत आंसर, आपको सही आंसर से मतलब है वियोगात्मक और विश्लिष्ट दोनों ही याद रखिए। तो इसमें विश्लिष्ट या वियोगात्मक में से जो भी आपके ऑप्शन में दिखाई दे जाए, आप वही वाला आंसर लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए भारत में 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार, इसका मतलब क्या है, ये भाषा परिवार क्या है? देखिए ऐसा है, जब पूरा जो सिस्टम है, मतलब अपना जो देश है, उस देश को अलग अलग भाषा के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। उसमें भाषा परिवार बना दिए गए हैं कि ये जो एरिया है ये इस भाषा परिवार के अंदर आएगा। मतलब कुछ भाषाएं हैं जो एक के अंदर, जैसे हम अगर नाम की बात करें तो एक भारोपीय भाषा है, कुछ भाषाएं हैं जो भारोपीय के अंदर रखी गई। एक एरिया जो था वो द्रविड़ नाम से कर दिया गया, एक एरिया ऑस्ट्रिक और एक चीनी तिब्बती। ठीक है। तो इस तरह से 4 भागों में बांटा गया। उन चारों में से कुछ भाषाएं ऐसी थी जो भारोपीय में रहीं, कुछ भाषाएं ऐसी थी जो द्रविड़ में रहीं, कुछ भाषाएं ऐसी हुई जो ऑस्ट्रिक में रहीं, और बाकी की चीनी तिब्बती। तो देखिए यहाँ पर मेन चीज़ तो आपको याद रखनी है कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक भारोपीय हो गया, अगला द्रविड़ हो गया, द्रविड़ के बाद में आपका ऑस्ट्रिक हो गया, और एक चीनी तिब्बती। ठीक है। 4 भाषा परिवार, और इन चारों भाषा परिवारों में सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो भाषा परिवार है, सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा परिवार, यानी कि ऐसा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है जिसके अंतर्गत वो भाषाएं आती हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बोली जाती हैं वो वाली भाषाएं आपकी किस में आती हैं? भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी जो भाषा है हिंदी, ये भी कौन से भाषा परिवार में आती है? भारोपीय के अंतर्गत। तो ये वाली जो लाइन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की ही भाषा है, तो भारोपीय के अंतर्गत हमारी हिंदी भी आती है। ठीक है। ये भारत और यूरोप, इंडो यूरोप, यानी कि भारत और यूरोप दोनों से मिलकर के बना हुआ है भारोपीय। ठीक है। तो भारोपीय परिवार जो है, ऐसा नहीं कि भारोपीय परिवार अपने भारत में ही चलता है, भारोपीय परिवार भारत से अलग भी है। यूरोप का भी कुछ ऐसा हिस्सा है जो भारोपीय के अंतर्गत, उसमें भी भाषाएं आती हैं। तो भाषा परिवार के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय है। ठीक है। सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय है। सबसे अधिक बोलने वाली जो भाषाएं हैं वो भी किसके अंतर्गत आती हैं? भारोपीय के अंतर्गत आती हैं। और हमारी जो हिंदी भाषा है वो भी कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी? वो भी भारोपीय के अंतर्गत आती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे आपको यहाँ पर परसेंटेज भी दे रखा है कि भारोपीय परिवार जो होता है, भारोपीय परिवार में 73% लोग ऐसे हैं जो भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं, और सभी का दे रखा है। देखिए भाषाएं और उनके जो परिवार को बोलने वालों का जो प्रतिशत है, तो ये मान लीजिए कि हमने भारत को जो बांटा है, वर्गीकृत किया है, वो किस तरह से हमारा वर्गीकरण है। हालांकि देखिए इन सब चीज़ों में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। हमारे यहाँ जिस समय ये बना होगा, जिस समय इसका आंकड़ा लोगों ने लगाया होगा, उस समय अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या शायद बहुत कम रही होगी। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंग्लिश बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आज से 200 साल पहले देखें तो कोई भी
कभी कोई भी लेखक जब अपनी किसी भी कृति को लिखता था, कोई किताब लिखता था, तो वो उस किताब में, उस अपने लेसन में इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन आजकल के जो लेखक हैं, आजकल जितने भी लोग लिख रहे हैं, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, प्लेयर हो, या फिर कोई भी राजनेता हो, तो जब ये लोग लिखते हैं तो उसमें इंग्लिश का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो किताबों में है, हमारा क्वेश्चन तो वहीं से बनता है। तो देखिए, भारोपीय परिवार के को बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो 73 है, जबकि द्रविड़ को बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो 25% है। ऑस्ट्रिक का जो एरिया है वो 1.3 है, और चीनी तिब्बती का जो एरिया है वो 0.7%। सबसे कम बोले जाने वाला भाषा परिवार आपका चीनी तिब्बती है, और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला जो है वो 73% को कवर करता है, भारोपीय भाषा परिवार है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हिंदी भारोपीय या भारत यूरोप के भारतीय ईरानी यानी इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। तो ये बात हम पहले भी आपको बता चुके थे कि हिंदी जो है वो किसके अंतर्गत आ रही है, भारोपीय के अंतर्गत आ रही है। और भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार, और भारोपीय जो भाषा परिवार है वो कौन से एरिया से बना हुआ है, कौन कौन से दो नामों से मिलकर के बना है, तो ये चीज़ आपको पहले भी क्लियर हो चुकी है, उसको एक अलग से लिखा गया है। अच्छा, इसके बाद देखिए, प्रश्न एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और इससे अगली वाली जो स्लाइड है वहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगर बात 2017 वाले यूपीएसआई की बात करें तो एक प्रश्न इस वाली स्लाइड से और एक प्रश्न इससे अगली वाली स्लाइड से, दोनों ही स्लाइड से प्रश्न आया था। ठीक है, दोनों स्लाइड से एक एक प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया। जो भारतीय आर्य भाषा रही हमारी, उसको 3 कालों में डिवाइड किया गया, शुरू से लेकर के अब तक। ठीक है, अब शुरू से अब तक का मतलब क्या है, एक इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि 1500 से लेकर के 500 तक रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है। मतलब ये मैं अभी डिस्कस कर लूँगा, आपको एग्जैक्ट क्यों नहीं है, ये मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है, पहले आप यहाँ समझिए। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में डिवाइड किया गया। वो 3 काल कौन कौन से हैं, एक तो हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी कि पुराना टाइम, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा यानी कि मिडिल टाइम, और एक हो गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी कि जो अब इस समय चल रहा है। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी हम 3 कालों में डिवाइड करेंगे, अकेले इसको भी 3 कालों में डिवाइड करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनेगा। लेकिन इसको समझिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जिस समय ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये बहुत पहले, हजारों साल पहले ये डिसाइड हो गया था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय ये रहेगा, मध्यकालीन का समय ये रहेगा, कुछ ऐसा तो नहीं है। ऐसा होता है कि जब भी एक टीम बनती है, एक पैनल एक बना दिया जाता है, जब भी किसी चीज़ को लिखा जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो हिंदी के बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, तो ऐसे लोग किसी एक बात को बताते हैं और उस बात को ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, तभी ये चीज़ें नोट होती हैं। ऐसा नहीं है कि न पाषाण काल में ऐसा हुआ था या पुरा पाषाण काल में ऐसा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें कुछ पहले से लिखित नहीं थी। बहुत से समय के बाद, हजारों साल बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद कभी जाकर के लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया, जो बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर ऐसी चीज़ मिली है, इसका मतलब ऐसा रहा होगा। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। वो चीज़ें, इतिहास जो है वो कितना सत्य है, कितना हम सही पढ़ रहे हैं, कितना गलत पढ़ रहे हैं, ये तो भगवान जाने। ज़रूरी नहीं है 100% ऑथेंटिक आप उन चीज़ों को नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको समझिए। इन्होंने कहा कि इसका जो प्रयोग काल था, मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हम भाषाएं कौन कौन सी रख रहे हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब देखिए, वैदिक और लौकिक यानी ओवरऑल है तो वो संस्कृत। तो संस्कृत का जो समय था वो टाइम था जब वेद वगैरह पढ़े जाते थे। ठीक है, जब पढ़ाई गुरुकुलों में कभी हुआ करती थी, ये वो वाला टाइम था। ठीक है, उस समय पर इस तरह की आजकल जो डिग्री चल रही हैं वो डिग्री उस समय नहीं थी। वहाँ पर उपनिषद वगैरह हुआ करते थे, वेद हुआ करते थे, उन्हीं को पढ़ा जाता था। ठीक है, तो अब ये जो समय था, ये कौन सा समय माना, ये समय माना 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा पूर्व और ईसवी, इन दोनों का डिफरेंस उम्मीद है मुझे सभी को आता होगा, पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। देखिए ईसा मसीह के जन्म से अगर हम पहले की बात करें तो क्या हुआ, ईसा पूर्व हुआ, और अगर बाद की बात करें तो ईसवी हो गया।
ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करें तो ईसवी हुआ, और अगर पहले की बात करें तो ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, अब देखिए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 1500 साल पहले से लेकर के और उनका जब जन्म हुआ था उससे 500 साल पहले तक, तो ये कितना समय हुआ? टोटल 1000 वर्ष हो गया। 1500 वर्ष पहले से जब 500 वर्ष पहले तक का जो समय हमने माना, देखिए ईशा, जो ईशा शब्द है, ये शब्द ही तब आया जब ईशा मसीह का जन्म हो गया होगा, वो ईशा मसीह बने होंगे, उनको ईशा मसीह नाम से जाना गया होगा, उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली होगी, उसके बाद ही तो कभी कहा गया कि हाँ वो टाइम एक ऐसा था, उस समय से हम इसको ईशा पूर्व और ईसवी मान लें। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले सब कुछ डिसाइड था कि एक व्यक्ति आएगा, वो बच्चा एक पैदा होगा और एक समय जाकर के वो ईशा मसीह बनेगा। तो ऐसा तो कुछ तो है नहीं, ये सारी चीज़ें बाद में डिसाइड हुई हैं, बहुत बाद में जाकर के ये चीज़ें डिसाइड हुई हैं और उसके बाद इन चीज़ों को लिख दिया गया है। तो देखिए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो हम किसका मानते थे? संस्कृत का समय था। उस समय संस्कृत का प्रचलन था, किसी और भाषा का, किसी और डिग्री का प्रचलन नहीं था, वेदों का टाइम था वो। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ये टोटल कितना समय हो गया? कितना टाइम हुआ ये 1500 वर्ष हो गया। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले से ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद तक, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले से चला आ रहा था और 1000 वर्ष आगे तक ये समय चला। तो इस समय जो था ये 1500 वर्ष का जो टोटल टाइम था, देखिए ये तो 1000 वर्ष हो गया, ये वाला पूरा 1500 वर्ष हो गया। तो ये जो समय था इसको कहा गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और देखिए अगर आपने जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ा हो तो आपको जानकारी होगी कि ये जो हम पढ़ते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये भी लगभग उसी समय की बात है, ये टाइम भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। देखिए 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी के लगभग बीच का ही वो समय था जिस समय हम बात कर रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। और आपने पढ़ा होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के टाइम पर जो त्रिपिटक त्रिरत्न जो लिखे गए थे वो कौन कौन सी भाषाओं में थे? इन्हीं भाषाओं में थे। मतलब ये वही टाइम था, जैन धर्म बौद्ध धर्म के टाइम में ये भाषाएं चलती थी, तो ये मिडिल का टाइम हो गया। ठीक है, तो ये एक 1500 साल का ऐसा समय हो गया जिसमें हम पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश, इसका प्रचलन था, ये भाषाएं उस समय चलती थी। अच्छा, इसके बाद में 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक, अगर ये क्वेश्चन हम आज से 200 साल पहले पढ़ रहे होते तो भी हम पढ़ रहे होते 1000 ईस्वी से अब तक, और अगर हम ये प्रश्न 400 साल बाद पढ़ेंगे, मतलब हम तो नहीं पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेगा वो भी यही पढ़ेगा 1000 से अब तक। ठीक है, आज से 100 200 4 साल बाद, 400 साल बाद भी। लेकिन हाँ, इसमें भी एक समय ऐसा आएगा कि इसमें भी बदलाव होना तय है, इसमें भी बदलाव होगा। क्यों होगा जरा वो समझिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हमने किसको कहा? 1000 ईस्वी से अब तक, लगभग वो समय जब हमारे बदायूं का, देखिए बदायूं बहुत पुराना है, इसका इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने, लगभग इसी समय पे बदायूं का माना जाता है कि बदायूं बसाया गया था, वो लगभग यही टाइम था। ठीक है, और यही वो समय था जिसको आप इतिहास में पढ़ते हो। ठीक है, ये समय आपने इतिहास में पढ़ा है, इनके बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, 1000-1200 के आसपास का आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें जब आप पढ़ते हैं वो समय जो था आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय माना जाता है। और इस समय की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, यानी कि हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं, हिंदी से बनी हुई भाषाएं, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, ये सभी जो कि आज भी चल रही हैं, आज भी ये भाषाएं चल रही हैं। आपको पता है ये सभी आप इस समय देखिए, आज से अगर 500-600 साल पहले अगर आप देखें किसी राइटर ने कोई कुछ लिखा था, अगर बांग्ला में लिखा था, अगर वो असमिया में, उड़िया, मराठी में लिख के चला गया तो आज भी उसको पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम पाली प्राकृत में अगर कुछ बात आज लिख दें तो आज के टाइम के लोग पाली प्राकृत को शायद नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसको नहीं अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन आज असमिया पढ़ने वाले आज भी हमारे यहाँ हैं, जो असम साइड के लोग हैं, जो अपने अपने एरिया के हैं। हम लोग हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं, बांग्ला वाले बांग्ला अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन शायद ही पूरे भारत में किसी भी कोने पे कोई ऐसे व्यक्ति भी, कुछ एक बड़ा समूह, एक आध कोई हुआ तो एक अलग बात है, एक बहुत बड़ा समूह ऐसा नहीं रह रहा होगा जो प्राकृत या पाली भाषा को भी बहुत अच्छे से समझ सकता है, पढ़ सकता है या उसका प्रयोग करता होगा। ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, मैंने जो बात बोली कि इसमें भी बदलाव आना तय है, वो क्या है?
इसमें बदलाव आना इसलिए तय है, यहां पर लिखा हुआ है 1000 ईस्वी से अब तक। अब ये अब तक वाली जो बात बोली गई है, क्या जो लैंग्वेज, जो भाषा हम 1000 के करीब बोलते थे, 1000 के करीब जो भाषा हम बोलते थे, क्या वही भाषा हम 2021 में बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। क्या उस भाषा का प्रचलन आज है? उतना नहीं है, अंतर आ चुका है, डिफरेंस है। किसी भी बात को कहने में हम जब बोलते हैं तो हम उर्दू का इस्तेमाल करने लगे हैं, हम इंग्लिश का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हम 2021 में बोल रहे हैं यही भाषा हम आज से 1000 वर्ष पहले बोला करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो 1000 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, तो पहले से तो अब तक बदलाव आ चुके हैं। और एक टाइम और आएगा कि जो लैंग्वेज आज हम बोल रहे हैं, साल 2 साल मतलब 100-200 साल बाद ये वाली लैंग्वेज भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रहेगी जैसा हम आजकल बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा प्रेमचंद की कहानी आप पढ़ते होंगे, उपन्यास पढ़ते होंगे आपने, और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कोई चैप्टर, वो आप पढ़ते हैं, अपनी किताबों में आपके मेंशन किए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ते हैं, किसी और ने कोई किताब लिख दी, आपने वो किताब पढ़ी। तो जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि उसमें उस जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसमें हिंदी होती है, नॉर्मल हिंदी होती है। ठीक है, लेकिन आप उसमें इंग्लिश के शब्द नहीं देखते। लेकिन आजकल जो बिल्कुल इस समय लेटेस्ट जो लोग किताबें लिख रहे हैं, आप पढ़ते होंगे ना करंट में कि नरेंद्र मोदी ने कौन सी किताब लिखी थी, सचिन तेंदुलकर ने कौन सी किताब लिखी थी, या अब्दुल कलाम साहब कौन सी किताब लिख के चले गए। तो इस तरह की अगर उन किताबों को आप उठा के देखें तो उसमें आपको बहुत सारे शब्द, बहुत सारे पैराग्राफ इंग्लिश में भी मिलेंगे। ठीक है, तो बदलाव तो आ ही गया है, तो बदलाव आएगा भी, ऐसा नहीं है, आगे भी आएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें इसको भी चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो देखिए इस स्लाइड से हमें जो चीज़ याद रखनी है कि 3 कालों में हमने भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में डिवाइड किया गया। 3 काल कौन से थे? पुराना, बीच का और आज का, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इन तीनों के जो समय थे 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व 1000 वर्ष तक संस्कृत का जमाना था। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी 1500 वर्ष ये पाली प्राकृत का ज़माना था, अपभ्रंश का ज़माना था। और अगर हम आधुनिक की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक लगभग ये माना जाता है कि इन सभी भाषाओं का हिंदी, असमिया, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इन सब का टाइम है। ये सारी भाषाएं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से क्षेत्र देखिए बटे हुए हैं। पता होगा आपने, इतना तो इतिहास पढ़ा होगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, पुनर्गठन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ से भी बनते हैं। चलिए इसके बाद देखिए ये जो प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न उस एग्ज़ाम में भी पूछा गया था जो एग्ज़ाम मैंने खुद दिया था, तो उसमें भी एक प्रश्न ये पूछा गया था। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो बिल्कुल जो लिखा है वो ना दे करके थोड़ा सा चेंज करके दिया था। किस तरह से दिया था और आपको जवाब कैसे देना है समझ लीजिए। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसका समय माना गया 1000 से अब तक। अब इस 1000 से अब तक, अभी अभी मैंने कहा कि इसमें भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो देखिए वो बदलाव हो चुका है। क्या हो चुका है? इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं किया, लेकिन इसे भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। 1000 से अब तक का जो समय था इसे भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। और इसमें 1100 से 1400 तक प्राचीन हिंदी है, तो हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, लेकिन उसको क्या बोल दिया? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। यानी जो आज की हिंदी है वो सन 1500 के आसपास नहीं थी, और जो सन 1500 के आसपास थी वो हिंदी 1000 या 1100 के आसपास नहीं थी। बदलाव आ गए हैं, ये तो मान लिया, ये ऑथेंटिक है। बहुत से इतिहासकारों ने, बहुत से हिंदीविद ने, जितने भी हिंदी के अच्छे लोग हैं, साहित्यकार हैं, उन लोगों ने इस बात को मान लिया। तभी ये बात आपकी किताब में आ गई, आपके नोट्स में आ गई है। ये हर किताब में आपको मिल जाएगा कि प्राचीन हिंदी जो थी वो 1100 से 1400 तक मानी गई, मध्यकालीन को 1400 से लेकर के 1850 तक, और माना जा रहा है कि 1850 से अब तक जो चल रही है वो शायद लगभग वही हिंदी है जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। लेकिन यही इसीलिए मैंने बोला कि 100-200 साल बाद, 300 साल बाद शायद इसमें भी कुछ बदलाव आ जाएगा। हो सकता है 1850 में जो बोली जाती थी आज से लगभग 150 साल पहले, वो आज से लगभग 150 साल बाद शायद ना बोली जाए। तो इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। कुछ ना कुछ आगे आने वाली पीढ़ियां जो होंगी उनको कुछ ना कुछ इसमें चेंज पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पे समझिए। अब किसी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ने यहाँ तो बोला था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय था वो सन 1000 से अब तक था, लेकिन यहाँ जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया तो ये 1100 से कर दिया। ये 1000 से लेकर के 1100 के बीच का जो समय था वो कहाँ गया? 1000 से लेकर के 1100 के बीच का समय कहाँ गया? बात समझ रहे हैं ना?
यहाँ पर क्या दिया था 1000 से अब तक, लेकिन यहाँ पर जब हमने उसका क्लासिफिकेशन किया तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक, इसमें हमने क्या लिख दिया 1100 यानी 1100 से 1400 तक, 1400 से लेकर के 1850 तक और 1850 से अब तक। तो ये वाला जो 100 साल था वो 100 साल ऐसे ही कहाँ छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें भी ऑथेंटिक नहीं है। जो एग्ज़ाम मेरे लिए जो पेपर क्वेश्चन आया था वो था मध्यकालीन हिंदी का प्रयोग समय या मध्यकालीन हिंदी का जो काल विभाजन था वो क्या था, कहाँ से कहाँ तक रखा गया। तो उसमें आंसर जो दे रखा था 1450 से 1850, 1450 से 1850। ये चीज़ भी क्या है देखिए लगभग में होता है लगभग मतलब हम क्या होता है, बहुत सारे, एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 1000 साल तक से अब तक की काफ़ी महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ चुका है, बहुत से इतिहासकारों के बारे में, बहुत से साहित्यकारों के बारे में उसको जानकारी है। तो ऐसा एक पैनल डिसाइड करता है कि नहीं भाई मेरे हिसाब से तो प्राचीन हिंदी यहाँ से यहाँ तक रहेगी, मेरे हिसाब से आधुनिक हिंदी यहाँ से यहाँ तक रहेगी। अब मेरी बात अभी कोई नहीं मानेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक बातें जो लिखी गई हैं, जिनको हम मान रहे हैं, वो बातें कोई और व्यक्ति कह रहा था। वो ऐसे व्यक्ति कह रहे थे जिसपे हर किसी ने बिलीव किया, उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया, धीरे धीरे उसको लोगों ने स्वीकारना प्रारंभ कर दिया। अब कोई एक व्यक्ति 1850 से अब तक जो चेंजेस आए हैं इसको भी लिखना स्टार्ट कर दे तो 100-200 सालों में उसको भी स्वीकारना स्टार्ट कर देंगे लोग, उसको भी स्वीकार लेंगे कि हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, ये 1850 वाली हिंदी अब नहीं चल रही है। तो ये भी कोई ना कोई जिसे स्वीकार लेगा, किसी न किसी के नाम से ये बदलाव भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है, जो 100 साल का फंडा है वो क्या है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि सन 1000 तक पाली प्राकृत का इस्तेमाल हो रहा था और जैसे ही सन 1001 आई तो डंका बजवा दिया गया, बोले नहीं आज के बाद कोई भी पाली प्राकृत का प्रयोग नहीं करेगा, अब सभी लोग हिंदी, बांग्ला, असमिया, गुजराती का प्रयोग करेंगे। ऐसा तो है नहीं। होता क्या है, बदलाव धीरे धीरे आता है। तो अगर ये 1000 भी कह देगा यहाँ पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर 950 भी कह देगा, 950 भी कह दिया जाए तो भी इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे आता है। लगभग ये माना जाता है कि लगभग 1000 से अब तक जो हुआ है 1000 से 1400 के बीच में ये था। तो उसको अगर 1000 की बजाय अगर 1100 लिख दिया है तो भी इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि 1400 ना दे करके 1450 दिया था। तो अगर आपको ये 1400 से 1850 याद है और अगर वो यहाँ पर थोड़ा 10-20 वर्ष 50 वर्ष आगे पीछे कर देता है तो आप सही कर देंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एक 1400 भी दे देगा, एक 1450 भी दे देगा तो आप 1400 सही करोगे, ठीक है ना। अब उसने मान लीजिए एक आंसर दिया 1100 से लेकर के 1850, एक आंसर दे दिया 1300 से लेकर के 1850, एक दे दिया 1420 से लेकर के 1850। तो इनमें सबसे ज़्यादा करीब आप किसे मानते हैं, 1420 को, या 1450 दे देगा तो आप 1450 भी सही कर दोगे। तो जो 1400 के ज़्यादा करीब है, हाँ ये 1850 में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 1850 तक माना गया है। 1850 के बाद की जो भाषा है वो आधुनिक भाषा। तो 1850 आपको हमेशा मिलेगा। सिर्फ अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो सकता है तो आपको बताया जा रहा है सन 1400 में 10-20 साल का फेरबदल करके आपको आंसर दे सकता है जो ऑप्शन देगा, ठीक है। तो ये कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। बात आ गई समझ में कि ये 150 साल का कुछ ऐसा इशू नहीं है। होता क्या है कि धीरे धीरे बदलाव आते हैं, एकदम कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तारीख आई और जैसी डेट चेंज हुई आज के बाद हम सभी लोग अपनी भाषा को बदल देंगे। लगभग ये माना जा रहा है सन 1000 के आसपास एक ऐसा बदलाव आया था जिसके बाद हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया गया था और उससे पहले वाली पाली प्राकृत को लगभग हम लोगों ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो ऐसा देखिए आज भी अगर मैं बात करूं, पाली प्राकृत की जो भाषाएं थी आज भी अगर गांव में आप देखें तो पूरे दिन में 1-2 शब्द, कुछ लोग एक ऐसा तबका है जो आज भी पाली प्राकृत के कुछ शब्दों को बोल देते हैं, आज भी ऐसा है। लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हम पाली या प्राकृत बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं, ये हकीकत है, ठीक है। तो जब आप थोड़ी सी इसको जानकारी आपको मिलेगी, इसमें थोड़ा पढ़ेंगे आप इसमें डिटेल में, तो आपको पता चलेगा अच्छा पाली में ये कहा जाता है, प्राकृत में ये, आप बहुत सी चीज़ें समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि पाली प्राकृत आपके सामने बोली जाएगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे आप एक होता है कर्पूर, ये सुना होगा, या चलिए कपूर कर्पूर छोड़िए, आप इस समय हम लोग क्या बोलते हैं हाथ बोलते हैं। एक समय था जब इसको हस्त बोला जाता था,
लेकिन आज हम जानते तो हैं इसके बारे में, ये हमें पता तो है, जानते हैं, बोलते नहीं है हमने। आज हम क्या बोलते हैं, देखिए शाम, एक शब्द हम बोलते हैं शाम। शाम जो है सबसे पहले अगर संस्कृत के समय की बात करें तो ये क्या था, संध्या था। वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत के समय में हम इसको क्या बोलते थे, संध्या बोलते थे। लेकिन संध्या से शाम ऐसे ही नहीं बन गया, इस बीच में ये बना संजा, सांझ। मतलब मैं ये वो शब्द लिख रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं, सांझ, साय नहीं, साय तो इसमें ही आ जाता है, आज भी सायकाल इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन संझा या सांझ, ये जो शब्द थे, आज भी आप देखें तो गांव में बहुत से लोग ऐसे जो गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग आज भी जानते हैं और आप सभी जानते हैं, इन शब्दों को आप समझते तो हैं। तो ये मिडिल का टाइम था, उस समय ये शब्द बोले जाते थे, हम लोग नहीं बोलते अब, आजकल हम इसको शाम और इवनिंग कहने लगे, ठीक है। लेकिन एक समय था जब इनको बोला जाता। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये पाली प्राकृत के समय का शब्द है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जानते हैं, बोलते हैं, आप बोलते भी हैं और आप समझते भी हैं इन सब शब्दों को, ठीक है। कोई दूसरे गोले से आए हुए नहीं हो, इसी गोले के हो, सभी लोग जानते हो। देखिए हिंदी भाषा के विकास का क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, वैसे तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पिछली वाली जो 2 स्लाइड थी उनमें हम यही सब पढ़ रहे थे। लेकिन ये बात इसलिए यहाँ पर रखी गई क्योंकि ये सवाल बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है। विकास क्रम क्या था, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्ट, ये वही बदलाव था, ये वो बदलाव था जो हिंदी की तरफ हमें लेकर के गया था। और उसके बाद प्राचीन हिंदी, और या फिर जो प्रारंभिक हिंदी थी, या आप इसके बाद और आप आगे चाहें तो यहीं पे आप आधुनिक हिंदी भी लिख लो, आपका कोई कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर लेगा, आप आधुनिक हिंदी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि प्राचीन के बाद मध्यकालीन और बाद में धीरे धीरे जा करके आपकी आधुनिक हिंदी इसी तरह से तो बनी थी। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, इसका जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है। 4 ऑप्शन देगा, किसी में अभ्रंश पहले दे देगा, किसी में पाली पहले देगा, संस्कृत पहले देगा, या किसी में संस्कृत बाद में दे देगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है, आप क्रम से याद रखिए, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है, पाली और प्राकृत में कंफ्यूजन होता है। संस्कृत सबको पता है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत सबसे पहले की बात हो गई, वेदों की बात हो गई। इसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म आ गया था, उस समय पे पाली और प्राकृत का प्रयोग हुआ था, ठीक है। उसके बाद में अभ्रंश, यानी कि उसमें जो बदलाव आए थे, अभ्रंश को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभ्रंश को भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो इसके बाद ये बदलाव, और लास्ट में जाकर के हम हिंदी तक पहुंच गए। चेंज देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप ऑप्शन होता है आपके सामने, तो पाली और प्राकृत में जब इधर उधर करता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, पाली पहले रखें या प्राकृत बाद में रखें। तो इसे आपको याद रखना है, पाली पहले होती है, प्राकृत बाद में, ठीक है। पाली के बाद प्राकृत का नंबर आएगा, ये इस तरह से बदलाव आया था, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी और क्लास नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना होगा हमें, तो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जो चीज़ें होंगी उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल से पढ़ लेंगे। काफ़ी अच्छा कंटेंट रहेगा। हिंदी में देखिए शुरुआत है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ना इंटरेस्ट लाने वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ पर रस छंद अलंकार नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ पे रस छंद अलंकार नहीं, रस में मज़ा आता है, अच्छा लगता है पढ़ते समय। शब्द, हर एक नया शब्द आ जाता है अगर आप तत्सम तद्भव की बात करें, हर एक नया शब्द आ जाता है जब आप संधि की बात करें। लेकिन यहाँ पर वो सभी फैक्ट हम पढ़ रहे हैं जो हिस्ट्री है, इसकी हिंदी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्हें पढ़ें, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम वर्णमाला पे चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आगे सारे चैप्टर बहुत अच्छे आएंगे। अकेला ये चैप्टर है और इसके अलावा एक रचनाएं जो आप पढ़ेंगे, ये 2 चैप्टर ऐसे रहेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा रचनाओं की भी, आगे की बात है, लेकिन रचनाओं में कोशिश ये करूँगा मैं कि एक उसमें भी क्लासिफिकेशन इस तरह से किया जाए कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। सब जानते हैं रचनाओं में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है याद करने में, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी मेरी कि उसका क्लासिफिकेशन इस तरह से हो कि आपको थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा आराम लगे कि हाँ इस बार थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अगली क्लास से मिलते हैं, धन्यवाद।